मैं उसकी लीगैलिटी बता दूं 5-7 मिनट में। भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसको थोड़ा आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कुछ लोग पूछना चाहेंगे तो आपसे। भारतीय शिक्षा बोर्ड हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड। पहली पंक्ति, the Bharatiya Shiksha Board has been set up by Government of India as a National School Education Board। मेरे ख्याल से इतनी इंग्लिश तो सभी समझते होंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्कूल एजुकेशन शिक्षा बोर्ड के रूप में किया। अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्यों दिया, कि क्या जरूरत है नए बोर्ड की? बहुत लोग पूछेंगे कि बोर्ड की नई जरूरत क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरूरत समझी तभी तो बोर्ड गठन किया, और उसका उद्देश्य लिखा है उन्होंने, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन। एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से समन्वित आधुनिक शिक्षा। कि आधुनिक शिक्षा पूरी होगी, जो सिलेबस करिकुलम होगा एनसीएफ का वही फॉलो एनसीईआरटी भी करेगी, वही फॉलो कोई और भी लीगल बोर्ड करेगा। उस फ्रेमवर्क को हम भी मानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही है कि मॉडर्न एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा फिर जेई में कैसे जाएगा, नीट में कैसे जाएगा, सिविल सर्विसेज में कैसे जाएगा। अगर हम एनसीएफ फॉलो नहीं करेंगे तो ये त्रुटि हो जाएगी। हम एनसीएफ पूरी तरह फॉलो करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने मैंडेट में लिखा है कि द बोर्ड विल फॉलो द पैरामीटर्स ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। द बोर्ड विल फॉलो द पैरामीटर्स ऑफ एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसमें बीएड, एमएड, बीटीसी की डिग्रियां होती हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मानकीकरण है। हमें से कुछ लोग शिक्षक हैं, ठीक, तो आप लोगों ने तो किया ही होगा बीएड, एमएड, ये सब। हाँ, तो बिना उसके हमारे बोर्ड के विद्यालय में भी कोई टीचर नहीं होगा बिना एनसीटी के। आईसीएससी की तरह नहीं है, आईबी बोर्ड की तरह नहीं है कि कोई भी बिना ट्रेनिंग का भी और बिना डिग्री का भी ट्रेनिंग के चला जाए टीचर बनने। तो वी हैव टू फॉलो इन टोटलिटी द पैरामीटर्स ऑफ एनसीटी, framework of NCF. We have to follow Right to Education Act also, RT, उसको भी फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्कूल पूछेंगे आपके, क्या आपका बोर्ड जो है आरटी फॉलो करेगा? फॉलो करेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बच्चे हैं। तो हाउ कैन वी नेग्लेक्ट, अवॉइड एनी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस? तो वी हैव टू फॉलो आरटी, वी हैव टू ओबे द फ्रेमवर्क ऑफ एनसीएफ, एंड वी हैव टू एडहर to the parameters of NCT। अब इसके बाद एनसीएफ होता है, जो आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो एक फ्रेमवर्क तय होता है कि किस उम्र के बच्चे को किस विषय में कितनी दक्षता होनी चाहिए। वो निर्धारण करते हैं ग्रेड वाइज, और उसी के ग्रेडेड के आधार पर फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, जेई, नीट, या आपके सिविल सर्विसेज में बाद में ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन एंट्री के लिए सब जरूरी होता है। अब इसके बाद ये है कि लोग पूछेंगे कि मान लो भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया, उद्देश्य भी हो गया, तो क्या ये सभी बोर्डों के समकक्ष घोषित है क्या? क्योंकि एक बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे बोर्ड के स्कूल में जाना चाहे, या आपके बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में जाना चाहे, या 12वीं के बाद किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, या जेई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करना चाहे, तो क्या उसकी पात्रता होगी?
और क्या इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन की एलिजिबिलिटी होगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारा पहला बोर्ड ऐसा है, बाकी लोगों को तो एक प्राइवेट संस्था कोप से इक्विवेलेंस देती है, लेकिन भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को स्वामी जी के प्रयास से एक मुश्त, एक ही ऑर्डर में 3 अगस्त 2022 को ये जारी किया पत्र, 3 अगस्त 2022 कि भारतीय शिक्षा बोर्ड देश के सभी नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के समकक्ष होगा। The board, as a board, the Bharatiya Shiksha Board has been granted equivalence with all other national and state boards of the country. तो आपकी सारी तरह की लीगैलिटी हो गई। हमने यूजीसी से भी पत्र जारी करा दिया पूरे देश के सभी संस्थानों को, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। एआईसीटीयू से भी निर्देश जारी हो गया सारे भी संस्थाओं को। इसलिए कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं शेष है कि जो बोर्ड की लीगैलिटी पर क्वेश्चन करे। तो लीगैलिटी के बारे में क्लियर हो गया। अब एक 5 मिनट आपको ये बताऊंगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड्स। एक सवाल लोग पूछेंगे, नहीं भाई ये बोर्ड आप कह रहे हो आपकी इनकी किताबें चलाने को, शुरू में हम पढ़ाएं इसको, इनसे ट्रेनिंग लें, क्योंकि हम अभी पहला प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारी किताबें नर्सरी से 8वीं तक की लगभग तैयार हैं। 6वीं तक की तो पूरी तैयार है, 8वीं तक की नवंबर तक तैयार हो जाएगी। प्राइवेट में लोग अक्सर एक प्राइवेट पब्लिशर की किताबें चलाते हैं। आपके बच्चे तो पढ़े ही होंगे, टीचर नहीं भी हैं आप देखेंगे कि जो भी विद्यालयों का अगर पुस्तकों को देखिएगा आप, तो एक किताब चलाएंगे स्टेट बोर्ड की, एससीईआरटी की या एनसीईआरटी की, तो एक किसी प्राइवेट पब्लिशर की लगा देते हैं। और उसको लगाते कि इसलिए कि कहते हैं कि हम अच्छी चीज और रीइंफोर्स कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर किताबों की क्वालिटी देखेंगे तो उसका सिर्फ आधार मिलेगा आपको कमीशन। किताबों की कीमत लिखी होगी 1500 रुपए विद्यालय को मिलता है, और गार्जियन को 1000 शपथ लगती है। बहुत एहसान करते हैं तो 10% छूट दे देंगे, और ले दे करके घाटा हो रहा है, जेब कट रही है अभिभावक। इसलिए वो किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की बहुत रद्दी क्वालिटी वाले लगाते हैं। अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी स्कूल चलाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सारे विद्यालय, कुछ विद्यालय जरूर है 5-10% जो बच्चों के हित के अनुसार किताब लगाते हैं, बहुत सारे सिर्फ इस पर लगाते हैं। तो मैं पहला अभियान ये शुरू किया था कि भाई हमारी किताबें, हमारी भावना से एक बार बच्चे जुड़े नर्सरी से लेकर 8वीं तक, तो अपने आप गार्जियन के मन में जो भ्रम है कि नया बोर्ड है, पता नहीं इसकी क्या किताबें हैं, क्या पढ़ाएंगे, ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी संस्कृति है, कैसे पढ़ा देंगे, सिर्फ संस्कृति तो नहीं पढ़ा देंगे, बच्चा हमारा किसी लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, विज्ञान जानेगा कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानेगा नहीं, ये सब सवाल होंगे। ऐसे गार्जियन आपके मन में भी आएंगे। लेकिन जब पुस्तक देखेंगे तो आपका सारा भ्रम हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा। आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें तो सब कुछ है, पूरा विज्ञान भी है, पूरी मैथमेटिक्स पूरी है, पूरा कंप्यूटर पूरा है, कोडिंग भी है, जबकि 9वीं से पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स की किताबों में आपको मिल जाएगा कोडिंग का भी। हम उसको पूरा अपडेटेड रख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम भी फिजिक्स के आदमी है ना, हम तो साइंस के आदमी हैं। हम साइंस के साथ कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? बल्कि हमने इसीलिए फिजिक्स और साइंस की कमेटी का चेयरमैन बनाया प्रोफेसर एस.सी. वर्मा को। एस.सी. वर्मा का नाम, जिनके घरों में आईआईटी वगैरह में बच्चे परीक्षा देते होंगे या सिलेक्ट होंगे या सीनियर भी आईआईटीएन होंगे, उन्हें मालूम होगा कि उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़े बिना कोई आईआईटी में एंट्रेंस रेयर ही पाता है। वो हमारे साइंस कमेटी की किताबों के अध्यक्ष। उसी तरह से जो मैथमेटिक्स के बड़े विद्वान माने जाते हैं, एनसीईआरटी में भी रहे हैं पहले एक्स प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
मैथ्स के, ऐसे लोगों को हमने मैथ्स की किताबों का गार्जियन बनाया है, तो ताकि कोई कॉम्पिटेंसी से हमारा समझौता ना हो। तो इसलिए वो कोई भ्रम नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका जो भारतीय मूल्यबोध, और वो भारतीय का क्या अर्थ है? एनसीईआरटी किताब देखिए आप, आपको भारत में सिर्फ आपको उनकी किताबों में, हालांकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, ऐसा कहने में बहुत सारे कहेंगे भाई उत्तर प्रदेश के होते हुए ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन उसमें आपको 90% अनुपात दिल्ली और हिंदी भाषी बेल्ट का ही आपको मिलेगा। जो दिल्ली पर राज किया उसी को कहेंगे भारत का सम्राट, और उनको और कहीं दिखाई नहीं पड़ा, पूरे इतिहास में नहीं दिखता। जैसे मैं बहुत लंबा उदाहरण इधर उधर न दे करके आप ही लोगों का उदाहरण दे रहा हूं। आसाम के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, आप ही 3 लोगों को एक छोटा छोटा उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। उड़ीसा का जब इतिहास, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो, एंसेंट हिस्ट्री, उड़ीसा को कितना पढ़ते हो? उड़ीसा कितना दिखाई पड़ता है उसमें एनसीईआरटी किताब में? एनसीईआरटी किताब में उड़ीसा कितना दिखाई पड़ता है? कुछ नहीं दिखता। मैं तो पढ़ा हूं किताबों को। उनको ये तो हाईलाइट मिल जाएगा कि सम्राट अशोक ने 281 बीसी में कलिंग पर आक्रमण करके, और उस पर उनको करुणा आ गई, ये बाद में बहुत धर्म अपना लिया। ठीक है, मैं सम्राट अशोक की कोई काफी प्रशंसक हूं, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद जब उड़ीसा में चेदी वंश होता है और महामेघ वाहन उसकी डायनेस्टी के पहले किंग होते हैं, और तीसरा किंग खारवेल होता है, और खारवेल उल्टा पाटलिपुत्र मगध को भी अपने कब्जे में लेता है 170 बीसी में। बंगाल से लेकर के साउथ इंडिया से लेकर के पूरी नॉर्दर्न इंडिया का सम्राट रहता है, लेकिन उसको उस रूप में कभी हाईलाइट ही नहीं किया जाता। तो ये जो दृष्टि दोष है ना, दृष्टि का मतलब सिर्फ मुगलों को ज्यादा फोकस कर देना और भारत को कम फोकस करना नहीं है। भारत में भी बहुत बड़ा विभाजनकारी है। आसाम में अहोम वंश की चर्चा थोड़ा बहुत होने लगी 4-6-10 सालों से, तो 4-6 पंक्ति में कर देते हैं बस अहोम वंश की, या उनकी, और 1000 पहले आसाम में क्या था उसकी चर्चा ही नहीं रहती। जो चर्चा भी आती है वो 1000 बाद के बाद। अब मैं आपसे पूछूं उड़ीसा वालों से कि कलिंग नाम कैसे पड़ा? आप शिक्षिका है ना, बताइए कलिंग नाम कहां से आया? जगह के नाम से। यही आपका अनुमान लग रहा है ना? नहीं, पढ़ा नहीं कभी ना, ये बताओ। अरे मैं पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहा हूं, वैसे भी किताबें बहुत पढ़ी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बच्चा तो वही पढ़ेगा जो पाठ्य पुस्तक है। शर्माइए मत, बताइए। मैं, हाँ, ये गेस कर रहे हैं कि किस डायनेस्टी के थे वो? ध्यान नहीं आ रहा ना किसी। लेकिन शिक्षा विभाग की किताब में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा होगा, स्कूल एजुकेशन में तो नहीं पढ़ा होगा। कथानक है कि राजा बाली की चर्चा होती है ना, जो कलिंग का बहुत पुराना नाम है। ये राजा बाली जो केरल में चर्चा होती है ना, उनके 5 पुत्र थे। एक ने वंग राज्य की स्थापना किया, उसका नाम था वंग, और दूसरे पुत्र का नाम था कलिंग। तो जिसने जितने साम्राज्य की स्थापना की उस नाम से हुआ। ठीक है, तो ये उड़ीसा के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्कल नाम क्यों पड़ा उड़ीसा का? क्यों था पुराना नाम? हाँ, उत्कर्ष कला,
उत्कल का असली नाम था उत्कर्ष कला, इसलिए उत्कल हो गया संक्षेप में। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए ना, उनको गौरव महसूस होगा कि हमारा देश जो था वो कलाओं में श्रेष्ठ था, शौर्य में श्रेष्ठ था, कला में श्रेष्ठ था। भारत में बौद्ध होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बस मुगलों की मुखालफत करते रहे, हो गया भारत बौद्ध। एक ये भी भ्रामक धारणा है कि मुगलों की मुखालफत कर लो, हो गया भारत का बौद्ध आपको और भारतीय संस्कृति के आप हो गए। वे अपनी संस्कृति को भी तलाशो ना, और उसमें हर खंड खंड की जो संस्कृतियां हैं उनके हर क्षेत्र में समानुपातिक गौरव दो। आपको हमारी पुस्तकों में, जब आप 8वीं तक में थोड़ा थोड़ा है, 9वीं 10वीं में जाएंगे तो आपको मुझे हर एक प्रतिनिधि जो शौर्य और कला का संदर्भ होगा, आपको राष्ट्रीय बुक है लेकिन जितना संभव होगा आपको मिलेगा। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा के बारे में स्टेट बोर्ड में होगा, लेकिन नेशनल बोर्ड में अभी भी कहीं आता भी तो एक आध लाइन कोई प्रबल से लिख देता है। मदुरई की वेणु नचियार, वेलु नचियार का नाम कई पुस्तकों में दिखता ही नहीं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ठीक उतनी संघर्षशील और योद्धा थी। तो ये मैं इसलिए छोटा छोटा उदाहरण बता रहा हूं कि हमें इसको पूरे ही परिवेश को एकात्म रूप से देखना है। ऐसा नहीं कि भारत को सिर्फ हम नॉर्दर्न इंडिया डोमिनेट कर दें, या उसमें भी दिल्ली और लखनऊ, पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश तक सीमित कर दें, राजस्थान तक। अगर शौर्य की बात करें तो हमें देश के विभिन्न कोनों से शौर्य होना चाहिए। दूसरा, ट्राइबल। उड़ीसा का नाम एक औद्र भी आता है। हाँ, वो क्यों था ओड्रा? इसलिए कि वहां के जो जनजातीय थे उनके नाम पर जो राज्य था उस समय, एक बार उन्होंने राज्य किया। हम इन आदिवासियों के इस रूप में मान लेते हैं जैसे तो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा भाव आ गया है पूरे देश में। शहरी लोग जो है और आदिवासियों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, ये गैप भी खत्म करना है। भारत तो तभी एक होगा ना कि किसी एक बिरादरी से, किसी एक शहर से हो जाएगा क्या भारत मजबूत, जब तक उसके अंदर सर्वांगीण एकत्व का बोध नहीं होगा। होलिस्टिकली जो अगर इंट्रिंसिक यूनिटी की बात नहीं होगी तब तक भारत नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी किताबें इस रूप में डिफरेंट होंगी कि हम समानुपातिक रूप से सबको महत्व देंगे और सारी संस्कृतियों को महत्व देंगे, सारे भारत के दर्शनों को महत्व देंगे, और उनके बीच में हम विभाजन नहीं तलाशेंगे, डिवीजन नहीं तलाशेंगे, बल्कि उनके अंदर सकारात्मक जो एकात्मता था, एकत्व का भाव है, उसको तलाशेंगे। ताकि जो अंग्रेज आग बो गए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हमारे बीच में रेशियल विभाजन कर दिया, हमारे बीच में भाषा का विवाद कर दिया, ये सब खत्म करना है। ये बच्चों को वैज्ञानिक रूप से समझाना है कि ये कोई भी आधार नहीं है, ये सिर्फ नैरेटिव है जिसमें हम लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया मानती है कि सारी भाषाएं पूरी दुनिया की संस्कृत के गर्भ से निकली है, सारी भाषाएं। ये पूरे विदेशी वैज्ञानिक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उन्होंने फिर भी अपने को थोड़ा महत्व देते हुए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं उसको, फिर भी इंडो पहले लगाते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा आजकल पीछा करते हैं, ये सारे के सारे संस्कृत के ही हैं। जापानीज संस्कृत के गर्भ से निकले, और भारत की भाषाएं तो संस्कृत से हैं ही। और आपस में इनमें एक आत्मकता नहीं होती। तो आप मुझे बताओ, जब भगवान राम चले थे अयोध्या से, तो रामेश्वरम तक गए और रास्ते में विभिन्न भाषी लोगों से बात करते हुए, उनकी सेनाएं प्रशिक्षित करते हुए, उनके सहयोग लेते हुए रावण जैसे साम्राज्य का विनाश किया। तो आपस में इंटरेक्ट नहीं किए होंगे कुछ भी?
उस समय कोई लैंग्वेज वाला तो था नहीं, एआईयू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है कि अगर आप नॉर्थ से दक्षिण की ओर जाइए, जैसे जैसे क्रमशः आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप कंटिन्यूटी में बढ़ें, निरंतरता में बढ़ें, तो भाषा का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, भोजपुरी इलाके से जाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, बुंदेली में जाते हैं, फिर आप आगे कुछ और भाषा में जाते हैं, फिर प्रवेश करते हैं, फिर आप जो है मराठी में, फिर प्रवेश करते हैं कन्नड़ा में। इस तरह से अगर आप प्रवेश करते जाएं पैदल यात्रा करते हुए, तो आप वहां की बात समझ लेंगे। लेकिन आप अचानक हवाई जहाज से दिल्ली से जाएं तमिलनाडु, चेन्नई, और कहें कि हम तो तमिल नहीं आती, तो फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा हो गई, लगेगा। क्योंकि भाषाओं का जो परिवर्तन है वो भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप भी एक्सेंट में अंतर आता है, और वर्णों में कम ज्यादा एक्सेंट के आधार पर भी होता है। इसलिए ऐसा कोई भेद नहीं बढ़ा, लेकिन अंग्रेजों ने ग्रियर्सन से रिसर्च करा के एक भेद पैदा कर दिया कि हम सब लोग अलग अलग भाषाओं के हैं। इसलिए यूरोप में अलग भाषा के आधार पर राष्ट्र बना। उनकी मंशा ये थी कि जब यहां भाषा का बीज बो देंगे, तो यहां भी स्वतंत्रता के बाद भी हर प्रदेश अपने राज्य की बात करेगा, भाषा के आधार पर राष्ट्र की बात करेगा। वो तुम्हारे फ्रीडम स्ट्रगल के लोगों ने संभाल लिया, रह रह के अब भी ज्वाला उभरती है। इसलिए कि बच्चों के मन में जब तक हम ये बोध नहीं डालेंगे, सब एक ही भाषा है, एक ही मूल, एक ही है, संस्कृत है, मिला के देख। मैं एक व्याकरण तैयार करा रहा हूं जो 11वीं 12वीं के बच्चों को दूंगा बाद में, जिसमें कि हर भाषा के कम से कम 500 शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो हर भाषा में बिल्कुल मिलते जुलते हैं देश की। इसको हम बहुत ही परिश्रम करा के बना रहे हैं, ताकि ये खत्म करना है मुझे विवाद की नहीं, भाषा बहुत कोई अलग ही चीज है, ये तो उड़िया अलग है और मराठी अलग है, इसके आधार पर जो विभाजन है। एक विभाजन हो गया रेस के आधार पर, अक्सर मैं चर्चा करता हूं उसकी। प्रजातियां, रिस्ले का नाम सुना है आप लोगों ने? रिस्ले साहब थे, अंग्रेजों ने 1802 में उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी कि भारत को बांटना है तो प्रजाति में बांटो, कि एक है नहीं सब, ये सब बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग है। तो ग्रियर्सन साहब ने आर्य द्रविड़, ऑस्ट्राइट्स, निग्रो, ये सब तो किया ही किया। बाद में उन्होंने चेहरा, माथा, नाक के साइज, आंख की साइज, ये कंधे, लंबाई, कलर, इसके आधार पर उन्होंने 9 तरह की प्रजातियां भारत में डिफाइन कर दिया। किसी को कह दिया कि इंडो द्रविडियन है, किसी को कह दिया सिथियन आर्यन है, किसी को कह दिया ईरानियन आर्यन है, किसी को कह दिया सिथियन द्रविडियन से, किसी को कह दिया आर्यन द्रविडियन है, किसी को कह दिया ऑस्ट्रेलाइड द्रविडियन है, किसी को कह दिया ऑस्ट्रेलाइड है, किसी को कह दिया निग्रो है। आप जितने लोग यहां बैठे हो ना, अगर मैं ग्रियर्सन साहब, अरे रिस्ले साहब के आधार पर आपकी प्रजाति मैं पूछूं, तो आप सब लोग भी अचंभित हो जाओगे कि हम किस प्रजाति के हैं। नाक अगर थोड़ी सी नुकीली है तो अलग प्रजाति हो गई उनके अनुसार, थोड़ी सी हल्की सी चपटी हो गई तो अलग प्रजाति हो गई। आंख अगर आपकी बड़ी बड़ी है, माथा बड़ा है और भुजाएं अच्छी हैं, लंबे हैं, तब तो आप सिथियन द्रविडियन है, आर्यन है। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई फिट है, आंख छोटी है, तो आप ईरानियन आर्यन है। ये कोई तमाशा नहीं किया देश के साथ उन्होंने। उस हिसाब से तो यहीं पर बैठे हुए मुझे 100 विभाजन मिल जाएंगे, 100 तरह की प्रजातियां मिल जाएंगी आप में। तो क्या अलग अलग प्रजाति क्यों आप लोग? तो लेकिन बच्चे तो यही पढ़ रहे हैं ना, हमारे बच्चे तो यही पढ़ रहे हैं, और इसीलिए भारत में एकता ला पाने में मुश्किल हो रही है। तो अगर उनको बच्चों को सिखाने के लिए कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, किसी मैजिक से तो नहीं खत्म होगा। ये जो विचार है ना, मन जो विचार से चलता है, ये बड़ा चंचल है, मशीन है।
ये जैसा सीख लेता है 14 साल तक, रोज हम सिखाएंगे उसको कि तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बच्चा रोज सुन रहा है, तो वो फिर तो करेगा ही ना वो आगे बढ़ करके। अचानक किसी कानून से नहीं सुधर सकता है। सुधरेगा तो मानस परिवर्तन से ही सुधरेगा, और उसके लिए मातृशक्ति को सबसे पहले आगे आना होगा। तो मानस परिवर्तन आप माताएं ही कर सकती हो या कोई शिक्षा बोर्ड कर सकता है। तो पहले माताएं तो स्पष्ट हो जाएं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड शुरुआत कर रहा है, और वैसे भी दीदी जो है, जब कोई चीज अभियान शुरू होता है तो धीरे धीरे पिकअप करता है और फिर वो माहौल बनता है। मैकाले ने भी 1835 में जो शिक्षा शुरू की थी, ये जहर वाली, पाश्चात्य को महान बताने वाली, या रिस्ले और गियर्सन वाली, तो उसके भी 1875 तक सिर्फ 3 विद्यालय खुले थे। लेकिन देखो बाद में ऐसा पिकअप किया हो कि हम सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसी सिस्टम के जकड़े हुए हैं लोग। तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते क्या? हम क्यों नहीं भारतीय एकात्मता को भाव बढ़ा देते? अगर हम नौकरी पेशा ही बच्चों को बनाएंगे तो वो जातियां गिनाते रहेंगे। बिजनेस वाले के लिए कोई जाति की जरूरत होती है क्या? किसी की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए? लेकिन जहां नौकरी आती है वहां जाति प्रमुखता से शेषनाग की तरह खड़ी हो जाती है। तो हमने शिक्षा व्यवस्था में ऐसा माहौल ही कर दिया कि सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी। आप लोग बड़े फक्र से कहते होंगे, दामाद क्या कर रहा है? 60 लाख के पैकेज में है। कोई आपके घर में शादी के लिए आता होगा, लड़की की, लड़का है आपके घर में, तो आप कहेंगे अरे भाई इतना तो दहेज चाहिए, हमारा तो बच्चा तो देखिए 1 करोड़ के पैकेज में है। इंसान नहीं रह गए, सब हो गए इकोनॉमिक बैगेज, इंसान है ही नहीं। तो हमारे अंदर तो वो प्रेरणा डालनी चाहिए ना कि वो नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है। हमें यही दुर्भाग्य लगता है कि आप देखिए ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के जितने भी, उसके सीईओ कौन है? तीनों प्रमुख संस्थाओं के सीईओ कौन है? भारतीय। मालिक कोई नहीं, मतलब चला रहे हैं वो, मालिक कोई और। क्यों? क्योंकि हमने नौकरी को स्वभाव बना लिया अपना। हम नौकर हो सकते हैं, हम मालिक नहीं हो सकते। ये जो हीनता है, ये ग्रंथि जो है, ये शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सुधरेगी कि नहीं। तुम गौरव प्राप्त करो अपने काम करने में। तुम 8,000 की नौकरी के लिए घूमते हैं लोग,